जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, स्वागत करते हैं अश्विनी कुमार श्रीवास्तव सर का। मेजर जनरल साहब हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने टाइम दिया। थैंक यू हरिमोहन साहब। थैंक यू सर। सर, सिंपल टॉपिक है, बांग्लादेश के अंदर लगातार हालात भारत के प्रति बिगड़ रहे हैं। अभी बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड है उसका जो चीफ है वो गांव वालों से बात करते हुए नजर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं जो हूं, मतलब मैं सक्षम हूं बीएसएफ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आप लोग टेंशन मत लो, जब मैं बुलाऊंगा तभी आप आना, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब सर, उससे पहले भी बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स कह चुके हैं कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा तक हम कब्जा कर लेंगे। उसके बाद आईएसआई चीफ ढाका में दिखाई दे रही हैं। अब सर, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सिचुएशंस में भारत बहुत ही पेशेंस रख के चुप बैठा हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर बांग्लादेश के पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो चुका है। भले ही शेख हसीना वापस आ गई, लेकिन आवामी लीग अभी भी है। भले ही खालिदा जिया बांग्लादेश छोड़कर भाग गई, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अभी भी है। और बहुत सारे फैक्शंस ऐसे खड़े हो गए हैं जो स्टूडेंट यूनियन के, जो उस टाइम पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लीडर्स थे, उनसे नाराज हो चुके हैं और ये कहने लग गए हैं कि तुमने बसे बसाए देश को जला दिया। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अल्टीमेटली बांग्लादेश में जो इस टाइम हालात हैं उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं सर? हाँ बिल्कुल, देखो हरिमोहन साहब, दो अलग अलग पहलू हैं। एक तो सच्चाई है कि जो बांग्लादेश की हालात बहुत खराब है, और जिस प्रकार से वहां पर जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन और बाकी जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं, जो रेडिकल ग्रुप हैं, वो आज कंट्रोल में है। मोहम्मद यूनस तो एक मुखड़ा है, उनके हाथ में ऐसा लगता नहीं कि कोई पावर है। और मुझे लगता है कि उनका एसिड टेस्ट होगा कि वो क्या इलेक्शन करा पाएंगे और कब करा पाएंगे। अब लगने लगा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनस इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 इसी साल के एंड में, अगले साल हो सकता है, उस समय ना हो। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे अवामी लीग जिसको इन्होंने साइड ट्रैक कर रखा है, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी नहीं लेगी वो भी समय बताएगा। मगर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है, वो भी इसके अगेंस्ट खड़ी होगी। कहीं ना कहीं उनको भी शक लगता है कि एक मोहम्मद यूनस इलेक्शन ना कराएं इतनी जल्दी, और या उसको टालते जाएंगे। तो ये भी सच्चाई है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि इलेक्शन हो, नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। मगर मोहम्मद यूनस जो है वो अभी इसमें असमर्थ हैं, और सिचुएशन काफी नाजुक होती जा रही है। एक तो जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं। उसके साथ साथ जो रेडिकलाइजेशन वहां बढ़ रहा है, वहां पर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, वहां पर हिंदुओं के और बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर एक प्रकार से दबाव है। इसके बाद अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी डिगमगा गई। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस की क्या है कि जो उनकी सबसे अच्छी इंडस्ट्री थी वो टेक्सटाइल थी, वो सबसे मैक्सिमम एक्सपोर्ट करती थी, उसका रॉ मटेरियल भी भारत से जाता था। उसमें अब काफी हद तक जो एक प्रकार से अनरेस्ट चल रहा है, और वहां पर कार्रवाई ठीक नहीं चल रही है। ना सामान भारत से जा रहा है, रॉ मटेरियल में भी कमी आई है, और उसके बाद जो वर्कर्स कर रहे हैं वो भी एजिटेशन कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है इनकी। बाकी इन्फ्लेशन जो है डबल फिगर में पहुंच गया। फॉरेन रिजर्व घट गए हैं, जो पहले छोड़ के गई थी शेख हसीना, और जो टका है वो भी डॉलर के मुकाबले कमजोर। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ भी जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ है, रेडिकलाइजेशन बढ़ती जा रही है। तो ये इंटरनली भी पाकिस्तान जैसे की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कहीं उसी तरफ नजर आ रहा है बांग्लादेश जाता हुआ। और बड़ी दुख की बात है, इतनी जल्दी इतनी फास्ट ऐसा सोचा नहीं था एक साल पहले। अब दूसरी बात आती है कि जो ये कार्रवाई कर रही है इनकी मिलिट्री, वो एक प्रकार से मुझे तो बहुत बड़ा सरप्राइज लगा, क्योंकि मैं काफी 2-3 बार मैं बांग्लादेश जा चुका। मैंने 1 साल का कोर्स किया है बांग्लादेश के अफसरों के साथ। ऐसा लगता नहीं था कि बांग्लादेश की फौज का रवैया इतनी जल्दी बदल जाएगा, और इतना बदल जाना कि आज आप प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो हैं गए हैं बांग्लादेश से पाकिस्तान में, उनको उस
चीफ से भी मिले, जनरल आसिम मुनीर, बाकी जगह भी वो मिले हैं, अपने पूरे के पूरे स्टाफ अफसर के साथ गए हैं। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो DGISI और उनके साथ एक टीम आई है, वो पाकिस्तान से बांग्लादेश आई हुई है। और वो जो है, अगर जो आसिम मलिक हैं, जो DGISI, उनको ये जो चिकन नेक है रंगापुर, उधर भी ले जाया गया है। और ऐसा लगता है कोई खिचड़ी पक रही है। ये लगता है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश की फौज और पाकिस्तान की फौज के अंदर एक बॉन होमी बनती जा रही है, और जिस प्रकार से इनके कोर्सेज इकट्ठे होंगे, कोर्सेज भी आपस में एक दूसरे देश में करेंगे, ट्रेनिंग टीम आ गई है पाकिस्तान से बांग्लादेश में जो ट्रेन करेगी, हथियारों की बात हो रही है, न्यूक्लियर की वेपन की भी कहीं ना कहीं बात होती है। तो एक प्रकार से ये दिखाया जा रहा है एज इफ पाकिस्तान की फौज जो है बांग्लादेश की फौज को ट्रेन करेगी, उसको हथियार देगी, और बांग्लादेश के अंदर ISI का गढ़ बन जाएगा। ये ऐसा लगता जा रहा है। और दुख की बात यह है, वही ये भूल गए कि भारत की फौज अगर नहीं आती 1971 में, तो जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज ने वहां पर जेनोसाइड किया था, तो बांग्लादेश बनता नहीं, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान ही रह जाता। क्योंकि ये तो भारत की फौज है जिसने अपना जान हथेली पे दे के ये किया, मगर ये बांग्लादेश इस चीज को भूल चुका है। और बांग्लादेश की जो फौज है वो पाकिस्तान की फौज के बिल्कुल नजदीक आगे, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, आपने बताया कि जिस प्रकार से बॉर्डर पे, वो भी एक अलग थोड़ा सा चीज है। जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की फौज का इकट्ठा होना, और ऊपर से जो बॉर्डर एरिया है उसको एक्टिवेट कर दिया। तो पता है 4000 किलोमीटर के करीब ये बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का। इसके अंदर फेंस बनी थी, स्टार्ट हो गई थी काफी जगह, मगर 500-600 किलोमीटर जो है उसमें अभी भी नहीं बनी। वो रिवराइन ट्रेन है, उसके अंदर बनना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर नाले हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, बहुत बड़ी पहाड़ियां हैं। तो उसका इस्तेमाल पाकिस्तान से होता है। काफी रेडिकल एलिमेंट्स भी आते हैं, स्मगलर भी आते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, एनिमल ट्रैफिकिंग भी होती है। और इसका फायदा जो है बांग्लादेश के जो सच्चाई है, जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनको है। और इसको जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, वो जो है इनको मदद करती है, और वो कहीं ना कहीं इनको मदद अब ज्यादा कर रही है। स्मगलर्स को भेजने के साथ या रेडिकल एलिमेंट्स, हो सकता है रोहिंग्याओं को भी पुश करने की कोशिश हो। तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। ये भी एक व्यूअर्स को पता होना चाहिए, जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, इसके अंदर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बांग्लादेश आर्मी से होते हैं, ब्रिगेडियर एंड अबाव। जिस प्रकार से हमारे BSF और CRPF में बहुत सीनियर ऑफिसर जो हैं IPS से आते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो सीनियर ऑफिसर हैं वो बांग्लादेश की आर्मी से होते हैं। तो ये सच्चाई है। दूसरा, इनका जो अराकान की तरफ इलाका है ईस्टर्न बांग्लादेश में, जहां इनका म्यांमार के साथ बॉर्डर है, वहां अराकान आर्मी ने इनको दांत खट्टे किए हैं, और कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या थे उनको पुश किया वापस पीछे की तरफ। और कई पोस्टें जो थी बांग्लादेश की, उनको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो अराकान आर्मी ने दिखाया था असली चेहरा बांग्लादेश की फौज का, कि आप प्रोफेशनल नहीं हो। अगर अराकान फौज से वो एक प्रकार मुठभेड़ में इतनी बुरी तरह हारे हैं, तो सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की फौज जो है वो इतनी प्रोफेशनल अभी है नहीं। मगर ये सच्चाई है, क्योंकि उसने कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं 1971 के बाद। 1971 में भी जो लड़ने वाले थे वो ज्यादातर मुक्ति बाहिनी थे और भारत की फौज थी। ये सच्चाई मान के चलो। तो मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत चौकन्ना रहने का टाइम आ गया है। जिस प्रकार से ये बॉन होमी हो रही है पाकिस्तान की फौज की और बांग्लादेश की फौज की। दूसरा, अगर इंस्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो वो भी भारत के लिए चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से आज बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ, और चीन भी इसका फायदा उठा रहा है। देखो, चीन भी इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है, और चीन जो है वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल और कर लेगा बांग्लादेश पे। हथियार बेच रहा है, इकोनॉमिकली ट्राई कर रहा है हेल्प करने की। जो उन्होंने लोन दिया था उनका भी पीरियड एक्सटेंड कर दिया। हरिमोहन साहब। सर, ऐसे में मैं थोड़ा सा इनसे हटके बात कर रहा हूं। हमारे जो विक्रम मिस्त्री जी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो इस टाइम चाइना गए हुए हैं। इस पर भी थोड़ा सा बताइए कि क्या अराकान आर्मी बांग्लादेश
को लेकर इंडिया चाइना का किसी तरीके का कोई डायलॉग पॉसिबल है, या अमेरिका ने बांग्लादेश में आग लगाई, अमेरिका निकल लिया और उस वैक्यूम को पाकिस्तान ने और चाइना ने भर लिया और इंडिया खड़ा खड़ा रह गया? जी। देखो, सच्चाई यह है कि ये मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की है अमेरिका ने। जो अमेरिका की डीप स्टेट ने एक प्रकार से ये कू कराया, जिस प्रकार से ये तख्ता बदला, एक जो लीगल गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको वहां से किया। उसका शेख हसीना की गवर्नमेंट की एक ही गलती थी कि उन्होंने जो सांट मार्टिन आइलैंड थे वो देने से मना कर दिया था अमेरिका को, और अमेरिका को इसके लिए गुस्सा था, और अमेरिका ने ही ये ऑर्केस्ट्रेट किया है। जिस प्रकार से ये सारा का सारा स्टूडेंट अनरेस्ट दिखा के और मोहम्मद यूनुस को एक पैराट्रूप करना वहां, ये है। मगर बांग्लादेश, ये सच्चाई है, अमेरिका ने इतना नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान उठाएगा। अब यूएस तो पीछे हट गया, उसको तो इतना वो नहीं है, अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए, देखते क्या करते हैं। मगर ये जो स्थिति पैदा हुई इस कंफ्यूजन और क्योस से, उससे हुआ क्या है, उसका फायदा उठा रहा चीन और पाकिस्तान। अमेरिका को कोई फायदा नहीं, अमेरिका को नुकसान ही होने वाला है अगर इंस्टेबिलिटी आती है बांग्लादेश में। और चीन जो है बड़े जोरों से अपनी ट्राई कर रहा है। चिटागोंग इसने पहले ले रखा है जो पोर्ट, और बाकी भी वहां अपना पैर फंसारेगा, और वो जो लोन वगैरह है उसको भी, उसके ड्यूरेशन को बढ़ाएगा। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान दोनों, पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री टू मिलिट्री, और जो चीन है वो अपनी बेसिस बनाना और हथियार दे के देना और इसको अपने कब्जे में करना। तो ये सच्चाई है, ये होने वाला है आने वाले समय में, और ये हमें ध्यान देने वाली बात है। हरिमोहन साहब। सर, तो शॉर्ट में तो ये समझ में आ रहा है कि इंडिया एक, जिसे कहते हैं, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो को समझते हैं, बिल्कुल हाइपोथेटिकल, कि इंडिया ने पहले तो डोकालाम में डुक बजा दिए, डुक हरियाणा का होता है, हमने बजा दिए तसल्ली से। वहीं गलवान के अंदर इंडिया ने चाइना को एक बार को पसीने छुड़ा दिए, उसके बाद रत्ती भर भी हम पीछे नहीं हटे, मिरर डिप्लॉयमेंट से लेकर हर चीज में। तो मुझे ऐसा लगता है, और पाकिस्तान की भी हालत इतनी खराब है कि पाकिस्तान के काबू में तो इंडिया आने वाला नहीं, और जिस तरीके तालिबान ने पाकिस्तान को धो रखा है, पाकिस्तान फंसा। इंडिया एक तरीके से चारों तरफ से फ्री सा नजर आ रहा था और पूरा फोकस चाइना पे कर पा रहा था। अमेरिका एक लालच चाहता था कि यहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाए, अमेरिका ने वो कोशिश करी। अब अमेरिका के अंदर तो बाइडन या CIA वगैरह सब निकल लिए, और उन्होंने एक जो वैक्यूम क्रिएट किया उसमें चाइना घुस गया, और चाइना अब बांग्लादेश को भारत के लिए नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो शुरुआत अमेरिका ने करी उसको चाइना एंजॉय कर रहा है, और इंडिया को कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है 4096 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर अपना फोकस करने के लिए, ताकि इंडिया का जो पूरा सेटअप है वो मतलब इंडिया जो है वो बांग्लादेश से आने वाली प्रॉब्लम्स को झेल सके, चाहे बॉर्डर डिप्लॉयमेंट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। ऐसे में चाइना के ऊपर तो फोकस कम कर पाएंगे, और शायद चाइना यही चाहता है कि इंडिया कहीं और एंगेज हो जाए। देखो, मुझे लगता नहीं हरिमोहन साहब ऐसा कुछ है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अभी भी बांग्लादेश के अंदर इतनी काबिलियत क्षमता नहीं है, और भारत के पास जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो काबिल है बॉर्डर को यकीन करने के लिए, वो सेफ है। क्योंकि ये पता होना चाहिए अपने व्यूअर्स को कि BSF की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर देखना और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर देखना, और चीन के अगेंस्ट जो है वो इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, और भूटान और नेपाल के साथ SSB है, और जो म्यांमार के बॉर्डर को असम राइफल देखती है। तो ये सच्चाई है कि इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी तरफ इतना ध्यान देना पड़ेगा। हमारी BSF की इतनी काबिलियत और क्षमता है, वो बॉर्डर को दे सकती है पीस टाइम में। और ये सच्चाई है कि जो आपने एक इशारा किया, कहीं ना कहीं ये बात आई है कि कहीं क्रिश्चियन स्टेट की
चिटागोंग हिल्स का कुछ इलाका लेके, मिजोरम का और भारत का कुछ इलाका लेके, म्यांमार का कुछ इलाका लेके एक प्रकार से कोई क्रिश्चियन स्टेट बनाने की बात, ऐसा सुनने में आया। कितनी सच्चाई इसमें नहीं क्या है, मगर ये है कि जो भी रोल डीप स्टेट यूएस ने प्ले किया उसमें बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। जिस प्रकार से एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को गिराना डीप स्टेट से और अनसर्टेनिटी पैदा करना, ये मुझे लगता बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इस इलाके में। और इसका फायदा वाकई चीन ने बहुत उठाया और पाकिस्तान भी उठा रहा है। और ये भी सच्चाई है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां ज्यादा है। और उसकी एक और वजह है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्या है कि अब सब सोच रहे हैं कि शेख हसीना के अगेंस्ट को एंटी शेख हसीना भी जो सेंटिमेंट है, जो बड़ी स्ट्रेंज बात है। जिस प्राइम मिनिस्टर ने 15 साल में बांग्लादेश को कहां से कहां ले गए, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा था एक टाइम में, उसके अगेंस्ट एक प्रकार आक्रोश है। क्योंकि वो भारत में है तो वो दिखता है कि भारत जो है वो बांग्लादेश विरोधी है। और ये जान के बांग्लादेश की गवर्नमेंट उसको एक्सट्रेडिशन के लिए बार बार कह रही है, अपनी पब्लिक को बताने के लिए कि शेख हसीना को जो है भारत ने शरण दी हुई है और भारत ने ये करा है। तो ये भी समझना है। और भारत के पास कोई और चॉइस है नहीं, क्योंकि शेख हसीना को दूसरी जो गवर्नमेंट है, चाहे यूएस की है या यूरोप की इंक्लूडिंग यूके, उन्होंने वीजा देने से मना कर दिया है। और तो इसलिए वो सेल्फ एग्जाइन है, हमारे पास वो चॉइस नहीं है। मगर क्योंकि वो हमारे पास हैं तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर जाता है, जो अवाम को गवर्नमेंट जो है एक प्रकार से प्ले करती है और उसको मैनिपुलेट करती है, और ये कहती है कि भारत ने शेख हसीना को शरण दे रखी है। जबकि सच्चाई यह है, एक वो लीगल गवर्नमेंट थी, उसको गिराया गया है। और क्योंकि उसके पास और कोई जगह जाने के लिए, तो भारत अपने दोस्तों को नहीं भूलता। मगर ये सच्चाई है कि बांग्लादेश एक इरिटेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बांग्लादेश का हो क्या सकता है, बांग्लादेश क्या हो सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह जा सकता है। सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान हमें हो सकता है कि जो अमन और शांति नॉर्थ ईस्ट में आई थी, उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह भी थी, इंक्लूडिंग भारत ने अपना इलाका डेवलप किया, अपने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन किया, कि ज्यादातर ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे इनकी बेसिस बांग्लादेश में थी 2008-9 से पहले। और क्योंकि कुछ भूटान में थी, उनको भी हमने बस्ट कर दिया, वो भी आके यहीं पर आ गई, एनडीएफ और उल्फा की। तो एनडीएफ भी, उल्फा भी, पीएलए भी, एनएससीएन खपलांग भी, एनएससीएन, आईएम भी, पीएलए, हाँ, तो इन सब की बेसी यहाँ थी। मगर शेख हसीना जब आई गवर्नमेंट पे, जो लास्ट 15 साल में, उन्होंने इस बेसिस को बंद कर दिया। ये आतंकवाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो वहां से बार फेंक दी। और जो परेश बरुआ जैसा तो वहां से निकल गया, राजकुआ नंबर 2 था, वो भारत के हवाला कर दिया। तो ये जो शांति आई नॉर्थ ईस्ट में और जो डेवलपमेंट तो भारत की फौज गवर्नमेंट कर ही रही थी, उसमें इसने मदद की। कि जिस प्रकार से बेसिस को बंद किया और भारत की गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट की, तो नॉर्थ ईस्ट में आज शांति का एक श्रेय शेख हसीना की गवर्नमेंट को जाता है। अब डर यही है कि जिस प्रकार से ये जो जनरल आसिम मलिक हैं डीजीआईएसआई, इसको आपका चिकन नेक के पास भी ले जाया जा रहा है और चिटागोंग हिल ट्रैक्स में भी ले जाया गया है। और चिटागोंग हिल ट्रैक्स में ही बेसिस सबसे ज्यादा थी, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेट आराम से हो सकता। तो हमें डर ये है कि हो सकता है ये एक्सट्रीमिस्ट नॉर्थ ईस्ट में हैं, उनको बेसिस दोबारा दे सकते हैं, और वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। वो मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, ना कि बांग्लादेश के अंदर क्या कितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी आ सकती है के लिए हमारे लिए कल को कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगता नहीं, जो अराकान आर्मी को नहीं एक प्रकार से मुकाबला कर पाया, वो क्या करेगा भारत का। भारत बहुत आगे है, मगर ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वहां रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, एक्सट्रीमिस्ट मानसिकता। तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट को बेसी देंगे, दूसरा ये रोंगिया जो हैं 10 लाख के करीब बैठे, उनको भी भारत की तरफ पुश कर सकते, वो रेडिकलाइज है, आईएसआई इन पे काम कर रही है। और उसके साथ साथ जो रेडिकल एलिमेंट्स बाकी हैं वो भी भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। तो ये सच्चाई है कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो पैदा होगा वहां पर, तो वहां पर जो इसमें जिस प्रकार से कई मीडिया हाउसेज में भी और कई जगह ये एस्टिमेट लगाया गया है, ये 4 से 5 करोड़ के करीब हो सकता है बांग्लादेशी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया। ये कितना सच है कितना है इसको देखना पड़ेगा। मगर अभी 10-15 साल में इसमें रुकावट आई थी,
उसकी रुकावट की वजह थी कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी भी अच्छा कर रही थी, उनके पास भी एम्प्लॉयमेंट थी, तो वो आने की कोशिश नहीं करते थे। मगर क्योंकि अब वहां अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, एक प्रकार से आतंकवाद का माहौल होगा, तो आप देखेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन भारत की तरफ ज्यादा होगा, तो वो भी भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न। तो मुझे लगता है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी का आपस में मेल मिलाप हो रहा है, चीन वहां पर अगर नजदीक आता है भारत के बांग्लादेश में, और ये पोर्ट देता है और ये बेसी देता है, कल को स्पाई शिप को आने देता है, वो भी डर है पैदा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो सच्चाई है, आने वाले समय में बांग्लादेश भारत के लिए प्रॉब्लम आएगा, और हमें इसको बड़े सोच समझ के करना है। और हमारे पास तरीके हैं और हमने सब अप्लाई करने। हमारे पास इकोनॉमिक तरीके भी हैं, हम इसकी टेस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिकली जो है बांग्लादेश, उसको बोला जाता है इंडिया लॉस्ट कंट्री, क्योंकि 90 से 95% उसका जो इलाका है वो भारत में मिलता है। उसके बाद यहाँ से टेक्सटाइल का सामान जाता है, यहाँ बिजली, यहाँ पानी, यहाँ खाद्य पदार्थ, यहाँ फर्टिलाइजर, यहाँ पर हर चीज भारत से जा रही। तो भारत पे बहुत डिपेंडेंट है। अगर भारत उसको स्क्वीज कर देगा तो उसको ये समझ आना चाहिए कि भारत जो है एक प्रकार से आपको अगर जरूरत पड़ी तो इकोनॉमिकली हम स्क्वीज कर सकते। हाँ, कुछ सामान हमारा भी आता, पर हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट होने वाले हैं, और बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत छोटी है। और दूसरा, हमें मिलिट्रीली भी अगर जरूरत पड़े तो कुछ ना कुछ स्पेशली जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको ऑफेंसिव होना चाहिए। ऑफेंसिव जहां पर भी छोटी मोटे भी कहीं ना कहीं फ्लैश पॉइंट आते हैं तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के ऊपर हावी होने चाहिए। ये एक मैसेज भेजना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहता हूं कि मिलिट्रीली भी हमें स्ट्रांग होके उनको जवाब, जो स्पेशली बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो हमारी बीएसएफ है, उसको भी हरदम इनके ऊपर हावी होना चाहिए। ये जरूरी है। अपनी तैयारी भी करना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमें भी गार्ड करना पड़ेगा और बांग्लादेश की तरफ भी देखना पड़ेगा। ये चीजें, इसमें कोई नहीं। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो टूल अवेलेबल है, इकोनॉमिक टूल भी अवेलेबल है, पॉलिटिकल टूल भी अवेलेबल है, और मिलिट्री टूल भी अवेलेबल है। हर चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन इतनी जल्दी बदल रही है कि ये किसी ने सोचा नहीं था। दूसरा एक पॉइंट आप श्योर पूछेंगे हरिमोहन साहब कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो क्या इंपैक्ट होगा। देखो, मुझे लगता है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप नहीं लाइक करते मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने हिलेरी क्लिंटन के जो इलेक्शन थे उसमें भी फंडिंग की। इसको बराक ओबामा भी बड़ा चाहते थे और इसको हिलेरी क्लिंटन भी, और इसका मतलब ये डेमोक्रेट जितने भी थे उनकी तरफ झुकाव था इसका। और डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस को कभी लाइक नहीं किया। ये एक मुखड़ा है, इसको चढ़ाया गया था। ये एक प्रकार से इसके अगेंस्ट केसेस थे करप्शन के बांग्लादेश में, और आज क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पे एक्शन लेंगे? मुझे लगता है कि फर्क तो पड़ना चाहिए, मगर हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो प्रॉब्लम भारत के लिए बांग्लादेश है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम यूएस ना भी हो, कि यूएस ने अपने और चीजें, डोनाल्ड ट्रंप के हैंड्स आर फुल। उसने रशिया यूक्रेन लड़ाई देखनी है, इजराइल हमास इजराइल देखना है, अपनी इकोनॉमी को संभालना है, इलीगल माइग्रेशन करना है, यूरोप को देखना है। तो उनका फोकस हो सकता है इतना ना हो जितना हम सोच रहे हैं। ये हमें ध्यान दिलाना पड़ेगा कि अगर अमेरिका ट्विस्ट करता है टेल तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हम यही चाहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जितनी सी जल्दी इलेक्शन हो वो ठीक सबसे अच्छा होगा। हरिमोहन साहब। सर, इलेक्शन ही मेरे हिसाब से सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है आज के दिन बांग्लादेश की सभी मतलब यूनस के साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। यूनस चाहता है जितना देर से हो, और जितना देर से होगा उतना ज्यादा उसे सारा खेल बिगाड़ने का मौका मिलेगा। और बीएनपी हो गई चाहे अवामी लीग हो गई, दोनों ये चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो ताकि जल्दी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पावर में आए। अच्छा, मुझे बांग्लादेश की आर्मी का भी एक डर्टी प्ले नजर आ रहा है जो अपना एक पावर इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि यूनस को एक बेस चाहिए, वो आर्मी के पास है और आर्मी उसे स्टेबिलिटी दे सकती है। यूनस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भाग चुके, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर पड़ चुका है।
यही देखना पड़ेगा कि आगे क्या है। इंडिया को तो जबरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा है, जहां तक मुझे लगता है। खैर सर, आपने टाइम हाँ दिया। यस हाँ, सर। नहीं घसीटा जा रहा है, पर हमारे पास चॉइस नहीं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बॉर्डर है, नेबर है। अगर वहां वहां पर इंस्टेबिलिटी होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पे हो रहा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है, जिस प्रकार से चीन के नजदीक जा रहा है, जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन हो सकता है, टेररिज्म वहां से आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां हमारे एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा ये बेसी दे सकता है, तो है इसमें कोई शक नहीं भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न। इसलिए हम चाहते हैं इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और भारत अपने रिश्ते दोबारा अमेंड करे उनसे। और मुझे लगता है भारत के पास सारे टूल अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक टूल भी हैं, पॉलिटिकल टूल भी हैं, मिलिट्री टूल भी अवेलेबल हैं। हमें डिप्लोमेसी के हिसाब से यूज करने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को हम इस तरीके से जाने नहीं दे सकते। जिस प्रकार से बांग्लादेश इतनी जल्दी, इतना फास्ट प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना हो रहा है, ये मुझे लगता है कि कोई भारत के लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन और हम ज्यादा दिन इसमें टिक नहीं पाएंगे अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो बांग्लादेश की सिचुएशन भारत के लिए ऐसी हो चुकी है जैसे काख में बाल तोड़ हो गया हो, जिसका कोई इलाज नहीं है। चीज भी बहुत दर्द कर रही है और हाथ जो है वो थोड़ा सा मतलब टेढ़ा ही नजर आता है और बड़ा परेशान रहता है आदमी जब तक उसका इलाज नहीं होगा। खैर सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे ही टाइम देता रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। धन्यवाद।